हाय, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग क्लास 6 में भी अच्छे से डेमोक्रेसी पढ़े हैं। डेमोक्रेसी पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स पढ़े हैं, 7 में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं और आज 9 में भी आ गया है। लेकिन आज 9 में हम लोग को फीचर्स पढ़ना है डेमोक्रेसी के बारे में और थोड़ा सा डिफरेंस देखना है और डेमोक्रेसी के पक्ष में क्या बात बोली गई है, विपक्ष में डेमोक्रेसी के बाद में क्या बोलेगी, ये सब बारे में थोड़ा सा जानना है। छोटा सा चैप्टर है, देखते हैं। तो पहला है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। हम लोग 6, 7, 8 में भी पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का सबसे सिंपल एग्जांपल की अगर बात करें तो अपना देश इंडिया ही है। जैसे कि देखते हैं कि हर समय अपने यहाँ क्या होते रहता है, चुनाव होते रहता है। कभी यूपी में हुआ, कभी बिहार में हुआ, नहीं तो सिंपल सी बात है कि लोगों के द्वारा वोटिंग किया जाता है। वोटिंग करने के बाद जो भी रिप्रेजेंटेटिव जीतते हैं वो सरकार फॉर्म करते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा अपना इंडिया ही डेमोक्रेसी का। कुछ और देशों का एग्जांपल है, चलिए उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। अब चिली दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चिली, बिफोर एंड आफ्टर पिनोचेट रूल। अब कहता है कि चील जो है, चिली, पिनोचेट जो था, ये क्या हुआ कि मिलिट्री विद्रोह करके वहाँ खुद 17 साल तक वहाँ के राष्ट्रपति को मार के वहाँ का आधिपत्य अपने में समा लिया था। तो चिली जो था, यानी कि पिनोचेट जो रूल था, इसके आने से पहले और बाद दोनों में ही क्या थी, डेमोक्रेसी थी। लेकिन जब ये विद्रोह करके वहाँ के राष्ट्रपति को मार देता है और खुद सत्ता पे आ जाता है, डिक्टेटरशिप आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी क्या हो गई, खत्म हो गई। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या, जनता का शासन होता है और यहाँ पर ये खुद, क्योंकि ये जनता तो इसको भेजता नहीं है, खुद विद्रोह करके वो चला जाता है। दूसरा है पोलैंड आफ्टर फॉल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जब सत्ता चली जाती है तब वहाँ पे डेमोक्रेसी आती है। जब तक कम्युनिस्ट पार्टी रहती है तब तक वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। तो ये दो एग्जाम्पल थे, एक चिली का और एक पोलैंड का। एक घाना है, घाना में भी क्या था, जब कुंभार गवर्नमेंट था तब तक शुरुआत पीरियड में क्या था, डेमोक्रेसी थी। और ये कुंभार गवर्नमेंट की अंत हो जाती है तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों के द्वारा शासन होता है। लोगों के द्वारा क्या होता है, शासन होता है। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वो सरकार को फॉर्म करते हैं या फिर सरकार को रन करते हैं। बट ये 2-3 एग्जाम्पल से हमने आपको दिखाया। अब देखिए इसका बेसिक सा डिफिनेशन क्या है, डेमोक्रेसी, ए फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल्स आर इलेक्टेड बाय द पीपुल्स। कहता है कि एक वैसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे रूल्स जो है वो लोगों के द्वारा जो चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बनाते हैं। सरकार के लिए जो भी चीज़ है वो कौन बनाते हैं, हमारे द्वारा जो भेजा हुआ रिप्रेजेंटेटिव होता है, एमपी होता है, एमएलए होता है, वो क्या बनाता है, रूल्स फॉर द, जो हमारे द्वारा चुन के भेजा जाता है। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अब यहाँ पे देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या देखते हैं, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में क्या है कि इसके क्या गुण है, डेमोक्रेसी के क्या गुण है। ज़्यादा डेमोक्रेसी में क्या बताएं, 6, 7, 8 में हम अच्छे से हम लोग टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी भी देख चुके हैं, डेमोक्रेसी भी देख चुके हैं। बस अभी यहाँ पे देखना है इसके पक्ष में लोग क्या बात बोलते हैं, इसके विपक्ष में क्या बात बोलते हैं, थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, कौन कौन से देश में है ये सब देख लेते हैं। तो अब देखते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। अब कहता है कि जिस देश में या जिस कंट्री में डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे क्या होता है, जो भी मेजर डिसीजन लिए जाते हैं तो जनता जिस व्यक्ति को चुन के भेजती है, जनता यानी कि पीपुल यानी कि हम लोग जिस व्यक्ति को चुन के भेजते हैं वही क्या मेजर डिसीजन लेता है। सरकार के पक्ष में क्या लेता है, लोगों के पक्ष में मेजर डिसीजन लेता है। तो ये एक अच्छा सा डेमोक्रेसी का गुण है। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताना चाहेंगे पाकिस्तान का। 1999 में जनरल मुशर्रफ था, मुशर्रफ ठीक ना, वो मिलिट्री विद्रोह करके और वहाँ पे क्या हुआ, वो अपने को वहाँ पे काबिज कर लेता है 1999 में, अपने आप को वहाँ का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नियुक्त कर लेता है और पूरे तो 99 में क्या होता है कि जनरल मुशर्रफ जो है पाकिस्तान का व्यक्ति है, अपने आप को वहाँ पे मिलिट्री फॉर्म करके खुद वहाँ पे राष्ट्रपति बन जाता है 1999 में। जबकि वहाँ पे लोकसभा भी है, विधानसभा भी है, सब कुछ अपना लेवल पे काम होता है। फिर भी क्या होता है कि 99 में वो मिलिट्री के सपोर्ट से वहाँ से राष्ट्रपति बनता है। और 2002 में रेफरेंडम
करवाता है। क्या करवाता है? रेफरेंडम। आगे हम और डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे। तो 2002 में लोगों से जनमत संग्रह करवाता है और लोग उसके पक्ष में ही कर देते हैं, ऐसा बताया गया है। तो फिर से वो काबिज हो जाता है सत्ता पे। तो क्या है कि वहाँ पे भी लोकसभा है, विधानसभा है, लोगों के द्वारा चुन के रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, सब कुछ तो लोगों के द्वारा होता है। लेकिन वहाँ के उसके ऊपर जो वहाँ का परवेज मुशर्रफ है वो काबिज हो जाता है, उसके इशारों पे काम किया जा सकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ पे फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी तो है, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री का शासन आ जाता है। क्या आ जाता है? मिलिट्री का। तो ये फिर यहाँ पे डिफरेंस आ जाएंगे। दूसरा है इलेक्शंस फेयर अपॉर्चुनिटी टू चेंज करंट रूलर्स। कहता है कि डेमोक्रेसी का एक गुण है कि अगर आपको क्या होता है कि आप कोई भी अगर इलेक्शन वहाँ पे करवाते हैं और कोई जीत जाता है, अगर आपको लगता है कि ये बंदा सही से काम नहीं कर रहा है तो आपके पास पावर होता है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। फेयर पावर होता है आपके पास कि आप उस कैंडिडेट को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। बट चाइना के एग्जांपल लेंगे तो चाइना पे भी वहाँ पे गवर्नमेंट है, बट वहाँ पे आपके पास ये फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं होगा करंट रूलर को चेंज करने का। क्यों? क्योंकि चाइना में जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी है। वहाँ पे आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके चुनाव नहीं लड़ सकता है। उसको चुनाव लड़ने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना होता है, उसका सदस्य बनना पड़ता है, तब जाके आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान वहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। एक ये बात हो गई। दूसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, ईच एडल्ट हैज़ वन वोट। अब कहता है कि ये डेमोक्रेसी का एक बेहतर यहाँ पे बोले कि गुण है, क्योंकि यहाँ पे वोट करने का अधिकार मिल जाता है। अपने इंडिया में भी देखते हैं जिसका 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है, वहाँ से क्या होता है? उसको वोट देने का अधिकार, मतलब कि एक व्यक्ति वन वोट, यानी उसका कंफर्ट होता है, उसका योगदान होता है सरकार को चुनने में। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये कितने पॉइंट्स हो गए? रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपुल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, elections fair opportunity to change current rulers, universal adult franchise, each adult has one vote। और नेक्स्ट पॉइंट्स है elected rulers take decision within limits of constitution। अब कहता है कि जितने भी इलेक्टेड होते हैं, पर्सन होते हैं, वो कोई भी जो डिसीजन लेते हैं उस डेमोक्रेसी का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका जो लिमिट है, उसके अनुसार ही काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक बार सरकार में आ गए और हमको जो मन है वो हम कर सकते हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो डेमोक्रेसी नहीं है, फिर वो क्या आ जाएगा? डिक्टेटरशिप आ जाएगा। तो ये एक गुण है। जैसे कि मान लीजिए कि अपने इंडिया में मोदी जी का शासन है, अब उनको मन से किसी को पकड़ के वो जेल में नहीं डाल सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन या अपना लॉ बोलता है तभी हम उसको जेल में डाल सकते हैं। अगर उससे हट के हम करते हैं तो वो हमारा डेमोक्रेसी नहीं होगा। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट है रूल्स ऑफ लॉ एंड इंडिपेंडेंस जुडिशरी। कहता है कि कोई भी देश या कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री जो है नियम और कानून से चलता है और स्वतंत्र जुडिशरी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी में गए और वो किसी के प्रेशर में आके हमारे खिलाफ गलत डिसीजन दे दिया तो फिर हम उसको डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं, आप इसको नोट कर लें कॉपी पे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद है आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आप देखिए डेमोक्रेसी है तो इसके पक्ष में भी बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, पॉइंट्स निकालते हैं, और उसके विपक्ष में भी बोलने वाले बहुत सारे लोग पॉइंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी के विरोध में जो बातें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि लीडर कीप चेंजिंग, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। अब कहता है कि इसमें क्या है डेमोक्रेसी में कि समय समय पे लीडर्स चेंज हो जाते हैं। इस कारण से क्या होता है कि वो उस टाइप के गवर्नमेंट में अस्थायित्व तो नहीं होती है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बात तो सही है कि हर प्रत्येक 5 साल के बाद वो व्यक्ति क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, जो कि अस्थायी नहीं होता है। तो बात सही है। दूसरा है डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले नो मोरालिटी। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, पावर प्ले होता है। अब बहुत सारे लोग पार्टी में होते हैं डेमोक्रेसी में, आपस में कंपटीशन करते हैं, जो बेहतर होता है वो आगे निकल जाता है। तो उसमें पावर प्ले का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, जहाँ पे कोई भी मोरल अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो ये खामियां हैं, ये क्या है? डेमोक्रेसी की खामी है। तीसरा पॉइंट है इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपुल्स, इट लीड्स टू द बैड डिसीजन। क्या होता है कि जो चुने हुए लीडर्स होते हैं वो नहीं जानते हैं कि कौन सी बात हमारे लोगों के लिए सही होगा, और कभी कभी ये डिसीजन जो होता है बैड डिसीजन में तब्दील हो जाता है। बैड डिसीजन में क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है। एग्जाम्पल मान लीजिए कि हम लोग समस्तीपुर में रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं, उसका ओपिनियन क्या है?
हमें तो नहीं पता, लेकिन हम जिसको चुन के भेजते हैं हमारा रिप्रेजेंटेटिव, वो हमारे लिए वहाँ पे जाके लॉ बनाता है। अब वो हमारी बात को समझता है या नहीं समझता है, हम तो उसको भेज दिए, हम तो उसको जिता के भेज दिए, लेकिन क्या वो हमारी बात को मानता है नहीं मानता है, वहाँ पे जाके ये फिर डिस्क्वालीफाई। तो ये थोड़ा सा मेजर क्या है, इसकी अगेंस्ट में बात चली जाती है। उसके बाद है डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। एकदम सही है कि अगर डेमोक्रेसी है तो करप्शन होगा ही होगा। जैसे अपना इंडिया में देख लीजिए, 70 साल 75 साल से अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, लेकिन भ्रष्टाचार आज तक खत्म नहीं हुआ। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी का। और उसके बाद है ऑर्डिनरी पीपुल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। आप कहता है कि यहाँ जो लोग होते हैं ये खुद में डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमारे लिए अच्छा चीज़ क्या है नहीं है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आप देख लीजिए क्यों, क्योंकि इतना सारा आबादी है अपने देश का, 130 करोड़ के आसपास है। आप मान लीजिए कितना लोगों का हम लोग ओपिनियन लेंगे, कितना लोगों को हम लोग ओपिनियन लेंगे, अपने बारे में वो अच्छा बुरा नहीं सोच सकते हैं। इसलिए वो रिप्रेजेंटेटिव MP MLA चुनते हैं, वो भी हमारे तक पर कभी कभी सही राह में चलते हैं, कभी कभी नहीं भी चलते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रही है। अब कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के पक्ष में है, देखते हैं। कहता है कि डेमोक्रेसी इज बेटर बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल। कहता है कि अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की तुलना में डेमोक्रेसी जो है वो काफ़ी अकाउंटेबल है, विश्वास करने योग्य है, जो कि बात सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो होता है तरह तरह के लोग वहाँ पे हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे रहते हैं। अगर कोई डिसीजन भी बनेगा तो सब लोगों का सम्मिलित कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें निष्कर्ष निकलता है। अगर कोई पॉइंट्स गलत भी हो जाते हैं तो उसमें लोग खड़े होकर विरोध कर देते हैं, तो फिर वहाँ पे एक फिर विशेष तैयार किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी सही है डेमोक्रेसी के लिए। दूसरा है कि इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब कहता है कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो वो डिसीजन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोकसभा में पार्लियामेंट में 542-45 लोग रहते हैं, 542-45 लोग रहते हैं। अब कोई डिसीजन लिया जा रहा है कोई भी देश के लिए या लोगों के लिए या हम लोगों के लिए ही, तो जो सही होगा वो बेहतर लोग उसमें सजेस्ट करेंगे। तो जिसका सजेस्टिंग ज़्यादा मेजॉरिटी होगा उसकी बात को माना जाएगा, तो वो उसमें क्वालिटी होगी, दम होगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड मेथड टू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेज। कहता डेमोक्रेसी रहती है तो दो पार्टियों में जो भी कॉन्फ्लिक्ट या डिफरेंसेज होती है उसको आपस में बैठ के सुलझा लिया जाता है, जो कि अच्छी बात है। और उसके बाद है इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। अगर डेमोक्रेसी है तो अपने यहाँ बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स है, आपको जीने का बहुत सारा अधिकार है, जो अपने सर को उठा के आप समाज में जी सकते हैं। बट इसी चीज़ को अगर आप दूसरे देश चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए तो अपने यहाँ देखिए डिग्निटी कैसे नहीं है। प्रेस की आज़ादी है, आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, कुछ भी करने के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन चाइना का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, वहाँ का मीडिया फ्री नहीं है, आप उसके खिलाफ कुछ नहीं लिख सकते हैं। आप अगर कुछ करता भी है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। बट डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर आपको कुछ लगता है तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स है। लास्ट में अलाउ टू अस टू करेक्ट मिस्टेक। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है डेमोक्रेसी में तो आपके पास 100% संभावना रहती है कि आप उस मिस्टेक को सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलकर सरकार को रन करते हैं। सब आपस में बैठ के डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, और जो मिस्टेक होगा उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है, कौन कौन से देश में पहले था अब नहीं है, डेमोक्रेसी को कैसे समझेंगे, किस देश में डेमोक्रेसी है और किस देश में डेमोक्रेसी नहीं है। तो सिंपल सी बातों में बताया कि जहाँ जनता के द्वारा शासन किया जाता है वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे डायरेक्ट कोई व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे बेसिक हम लोग इसका फॉर्म जाने, उसके बाद फीचर ऑफ डेमोक्रेसी देखें, उसके बाद आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखें, उसके बाद आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी देखें। अब कुछ डेमोक्रेसी के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट है रिप्रेजेंटेटिव के बारे में हम आपको बताते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर देखते हैं। अब है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द कॉमन फॉर्म, दिस इज द नेसेसरी बिकॉज। अब कहता है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। क्यों कॉमन है? क्योंकि दिस इज नेसेसरी। कहता है मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पीपुल। अब कहता है कि जो आधुनिक डेमोक्रेसी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में
मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में बहुत सारे मात्रा में लोग होते हैं। अब देखिए अपने इंडिया में 130 करोड़ के आसपास, तो 130 करोड़ आदमी आपस में बैठ के तो डिस्कशन करते नहीं है, करेंगे नहीं, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली आते हैं। बाकी आपको क्लास 6-7 में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको बताया ही गया है। तो इसलिए क्या है कि 130 करोड़ है, ये लोग आपस में मिलकर तो ये सारे डिसीजन लेंगे नहीं, इसलिए ये लोग रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, चाहे एमपी बनाएं, एमएलए बनाएं और उनके द्वारा शासन करवाते हैं। तो सिटीजन डज नॉट हैव टाइम, डिजायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन। क्यों? क्योंकि हमारे नागरिक के पास ना ही समय है, ना ही डिजायर है, ना ही स्किल है कि वो कोई भी डिसीजन लेने का अपना काम करे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एमपी या फिर एमएलए के द्वारा अपना काम करवाते हैं। अब कहता है कि डेमोक्रेसी इज द प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। किसी भी जीवित प्राणी के लिए या किसी भी संस्था के लिए या किसी भी फैमिली के लिए, सबके लिए डेमोक्रेसी लागू होता है, सब पे लागू होता है, देश पे भी लागू होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी, फैमिली पे भी, गवर्नमेंट पे भी। अब कहता है कि ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजंस। अब देखिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, वीवीआई भी है। आप मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है, तो डिसीजन किसके लिए लिया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है, उसको इन्वॉल्व करना, उससे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि हमको मुंबई पढ़ने जाना है, हमें मुंबई पढ़ने जाना है, तो मुंबई पढ़ने जाना है तो उसमें जाना किसको है, हमको है, उसमें रिस्पेक्ट किसका होगा, मेरा होगा, हमसे पूछा जाएगा। तो यही बात है कि अगर कोई भी डिसीजन किसी के रिस्पेक्ट में बनाया जाता है तो उस चीज़ को उसमें शामिल करना होता है, जो कि अफेक्टेड चीज़ होती है, और उससे रिलेटेड उसका फिर डिसीजन निष्कर्ष निकाल के उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो ये था ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है। उसके बाद कुछ पॉइंट थे जो मैंने बताया था कि लास्ट में आपको कवर कर देंगे, जैसे कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक रेफरेंडम शब्द का प्रयोग किया था, बाद में 2002 में जो रेफरेंडम करके और खुद वहाँ पे नहीं, 2002 में रेफरेंडम शब्द का प्रयोग किया था, परवेज मुशर्रफ ने मिलिट्री के द्वारा खुद वहाँ पे शामिल हो गए थे, बोला था कि सब हमको बोल दिया आगे 5 साल और कंटिन्यू करने के लिए। तो वही रेफरेंडम है कि रेफरेंडम इज ए डायरेक्ट वोट इन विच द इंटायर इलेक्शन इज आस्क्ड टू द आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए पार्शियल प्रपोजल। अब कहता है कि रेफरेंडम जो है किसी व्यक्ति के लिए जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, उसके निहित में पूछा जाता है ये आपको मंजूर है कि ना मंजूर है। लोग हाथ उठा के या फिर किसी भी दूसरे तरीका के द्वारा अपना जवाब देते हैं हाँ या ना, एक बार में ही जवाब देते हैं, इसी को रेफरेंडम बोलते हैं। इसका प्रयोग परवेज मुशर्रफ ने किया था अपने 2002 सेशन में, सभी पाकिस्तान पीपुल से बोला था कि मैं 5 साल के लिए फिर से बनूं राष्ट्रपति, तो वहाँ पे वो ऐसा शब्द का प्रयोग किया था। एक है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, जो कि कोई भी ऑर्डर प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है, ये भी मुशर्रफ ने ही किया था। It was an order issued by the President Musharraf in which the President can dismiss the National and State Assembly। एक प्रकार का ऑर्डर होता है जिससे कि लोकसभा और राज्यसभा या फिर विधानसभा को भंग किया, राज्यसभा तो नहीं सॉरी, लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जाता है, इसी को लीगल फ्रेमवर्क बोलते हैं। एक वर्ड था PRI छूट गया था, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो मैक्सिको का पार्टी है, जो 1920 से आज तक कभी भी कोई भी इलेक्शन में चुनाव हारा ही नहीं, विपक्ष को कभी जीतने दिया ही नहीं, हमेशा कोई ना कोई ट्रिक लगा के खुद से ही गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है, बना लेता है। तो इस टाइप के गवर्नमेंट को तो डेमोक्रेसी कम से कम बोलेंगे ही नहीं। तो यही था डेमोक्रेसी, कुछ खास था नहीं। आप लोग 6, 7, 8 में अच्छे से डेमोक्रेसी पढ़े ही हैं, बस यहाँ पे इसका आपको थोड़ा सा फीचर्स देखना था, इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं, इसके पक्ष में क्या बोलते हैं, ये सब देखना था और किस देश में क्या है। बस यही था, छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको कवर कर दिया। फिर भी अगर कोई इशू हो, कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।